और तभी मेरी सहयात्री मणि, सहयात्री जो उनके साथ गई हुई थी, सहयात्री मणि जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश के आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश को आम जनता की ही नहीं, जीवन का भी प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने। जो उन्होंने कहा कि आप है ना, जितेन गार्गे कौन था, उनका एक ड्राइवर भी था और साथ में गाइडर भी था। तो वो क्या कहता है कि मैडम आप इनको मत देखिए, मैडम आप इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, ये लेकिन लेखिका है उनके बारे में मन ही मन सोच रही है, जितना ये लेती है उससे कहीं अधिक वापस समाज को हमें लौटा रही है। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा कि श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा और वह सारा खंडर ताजमहल बन गया। कि वह क्या करती हैं, आपस में बातचीत भी करती हैं और वे खुश भी रहती हैं और वह अपना काम भी करती हैं परिश्रम के साथ। हम लगातार ऊंचाइयों पर बढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था कि अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बैंड लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बैंड के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा, यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में लेकर एक ही स्कूल है, दूर दूर के बच्चे भी इसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपने माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं। मवेशी कहते हैं पशु को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल की लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं, खुद मैंने भी ढोए हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। संकरे होते भाई संकीर्ण, जैसे उलझे पुलझे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप इतना ही चौड़ा बनाया गया है कि एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है। बहुत ही कम रास्ता जिसकी चौड़ाई कम होती है, संकीर्ण। जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिर उठा था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य में मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू की, फिर एक दृश्य में ने मुझे कई युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। बोकू क्या है? उनका जो परिधान है, उनके जो वस्त्र है सिक्किम के। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग के डूबते सूरज के स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था कि वो इतनी सुंदर युवतियाँ थी और उन्होंने अपना बहुत सुंदर परिधान भी पहन रखा था और उसके साथ वे क्या कर रही थी? चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। युमथांग पहुँचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग।
क्या था भाई? लायुंग की जगह क्या थी? गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती, छोटी सी एक बस्ती थी। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चिंत सो रही थी। क्या हुआ? शाम के समय वे कहाँ रुकते हैं, कहाँ पड़ाव लेते हैं? लायुंग में। उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बड़ से लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत सुंदर से ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मंदिम मंदिम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घाटियां भी घुंघरुओं की रुंझाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिस्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख, शांति और सुकून है, जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु, आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल, गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय मेरे लिए कविता ही नहीं दृश्य बन गया था। क्या था? जो हिमालय मेरे लिए कविता ही नहीं एक दृश्य बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाते शिलाओं और पर्वतों से होकर तीस्ता नदी की धार पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौन था? हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? मैं इस संकल्प की स्थिति में नहीं थी। जो वो है ना, नदी में झुककर पानी हाथ में लेकर अपने पहले मुंह को धोती है और हाथ में जल लेती है, तो उसके बारे में लेखिका क्या कहती है कि हमारे यहाँ हाथ में जल लेकर संकल्प किया जाता है। मैं आप संकल्प में स्थिति में नहीं थी। भीतर की एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना, भीतर का सारा हलाहल, सारी तासमीलताएँ बह जाएं। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी कि अंधेरा हो गया, रात बढ़ने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जिते ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से, परियों की कहानी से मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक करके हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। क्या हुआ? वो सभी मस्ती में झूमने लगे, नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर! कहाँ से आता था इतना आनंद? लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य। अगले दिन सुबह का नज़ारा बता रही। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू। क्या भाई? अधिकतर लोगों की जीविका का साधन क्या था? पहाड़ी आलू की खेती करते थे, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेली ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, और अप्रैल की शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था, क्योंकि वो कब गए थे? गर्मियों के दिनों में। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानी से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं थे। तो लेखिका ये सारा इस नज़ारे को एक जन्नत का नज़ारा बता रही है। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किम नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है। यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ़ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाव क्या बताया गया? भारत का स्विट्ज़रलैंड, इससे तुलना की गई है। भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे बताया? कटाव को। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्टॉप नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव को लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझे बतिया रहा था कि उसके घरवाले अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुडुक लिया था और मीठी झिकड़ियाँ देकर उसे गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर, और कटाव का रास्ता और भी खतरनाक था। और उस धुंध और बारिश जितने लगभग अंदाज से
गाड़ी चला रहा था। ठीक है बच्चों, हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद।